साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा MPPSC पर। साथियों, सहायक कुल सचिव परीक्षा 2022 की परीक्षा तिथि 25 जून बिल्कुल पास आती जा रही है और इस संबंध में हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं। तो आज हमारी 18वीं क्लास है, जिसमें हम मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक है, इसका अध्याय 4। देखिए अध्याय 4, 5, ठीक है, और भी पढ़ेंगे। धाराओं का क्रम अगर हम देखें यहाँ पे अध्याय 4 में, देखिए दोस्तों, अध्याय 4 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से संबंधित प्रावधान हैं और इसमें धाराओं का क्रम 19 से 31 के बीच है। ठीक है, 19 से लेकर के 31 तक धाराएं हैं इसमें। देखिए दोस्तों, ये है, हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अध्याय 4 है, धाराओं का क्रम हमने अभी भी देखा 19 से लेकर के 31 तक है और इसमें विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चलिए देखेंगे आगे। देखिए धारा 19 की अगर बात करें तो धारा 19 में विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, ठीक है, ये होंगे, यानी कि 19 की पहली जो बात करें क्या क्या प्राधिकारी होंगे, कौन कौन, तो देखिए एक तो सभा होगी, ठीक है, यूनिवर्सिटी का कोर्ट। दूसरा कार्य परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं जिसको, ठीक है, इसी के अंतर्गत वित्त समिति का भी प्रावधान है। ठीक है, तीसरा है इसमें विद्या परिषद, जिसे हम एकेडमिक काउंसिल कहते हैं। ठीक है, और अध्याय 4 है, इसमें अध्याय 4 के धारा 19 में चौथे नंबर पर है संकाय। ठीक है, संकाय यानी कि फैकल्टी, ठीक है, इसको फैकल्टी कहा जाता है। ठीक है, पांचवा है इसमें अध्ययन बोर्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे है इसमें, देखिए 6वें नंबर पर है विद्या संबंधी योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड। ठीक है, और इसके अलावा 7वें नंबर पर है अन्य प्राधिकारी। ठीक है, देखिए आगे इसमें आगे क्या है, देखिए धारा 20 की बात करते हैं। अब धारा 20 में सभा के गठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, अब देखिए धारा 20 में जो सभा का गठन किया जाएगा उसमें देखिए सभा में 5 समूहों के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, 5 समूह, जैसे समूह क समूह में अगर हम बात करें जैसे कि कुलाधिपति, कुलपति, ठीक है, प्रत्येक संकाय के संकाय अध्यक्ष, ठीक है, मध्य प्रदेश शासन के सचिव जो कि उच्च शिक्षा विभाग से लिए जाएंगे। ठीक है, उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश के आयुक्त की बात करें तो वो भी उसमें शामिल होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार समूह ख, ग, घ और इसके अलावा 5वें समूह के व्यक्ति भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो समूह इसमें धारा 20 के अंतर्गत ये भी दिया है कि कोई भी व्यक्ति एक से अधिक पद के अधीन सभा का सदस्य होने के लिए पात्र नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे है सभा के सम्मेलन, धारा 21 में दिया गया है। धारा 21 की अगर हम बात करें तो सभा के सम्मेलन तथा उसमें गणपूर्ति। देखिए दोस्तों, अगर सम्मेलन की बात करें, बैठक की बात करें, तो सभा की बैठक एक कैलेंडर वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। ठीक है, और गणपूर्ति की अगर बात करें तो यह 25 सदस्यों से होगी। ठीक है, इसके अलावा स्थगन की अगर हम बात करें तो स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, धारा 22 देखते हैं। धारा 22 में सभा की शक्तियां और उसके कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, जैसे कि यह सलाहकारी निकाय होता है। ठीक है, नीतियों और कार्यक्रमों की समय समय पर समीक्षा करेगी। इसके अलावा वार्षिक रिपोर्ट यानी कि एनुअल रिपोर्ट्स, ठीक है, वार्षिक लेखाओं जो अकाउंट्स होते हैं तथा समपरीक्षा रिपोर्ट पर विचार करना। ठीक है, आगे हम देखें, इसमें देखिए आगे है
विश्वविद्यालय के वार्षिक वित्तीय अनुमान, ठीक है, यानी यूनिवर्सिटी का जो बजट होगा, ठीक है, यूनिवर्सिटी का बजट, उस पर विचार करती है, ठीक है, सभा। इस सभा के बारे में पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, कोर्ट। आगे देखेंगे, देखिए आगे है इसमें धारा 23। धारा 23 में कार्य परिषद, जिसको कि हम एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यह विश्वविद्यालय की कार्यपालक निकाय होगी और इसमें जो अध्यक्ष होंगे वो कुलपति महोदय होंगे, ठीक है, कुलाधि सचिव, ठीक है। इसके अलावा फैकल्टीज के 4 हेड, ठीक है, जो कुलाधिपति द्वारा नामजद यानी नॉमिनेट किए जाएंगे, ठीक है। सभा से 3 व्यक्ति निर्वाचित किए जाएंगे, ठीक है, जो कि एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा 2 प्रोफेसर, ठीक है, 2 प्रोफेसर राज्यपाल महोदय जो है वरिष्ठता के आधार पर इसमें अपॉइंट करेंगे विश्वविद्यालय के अध्यापन विभाग से, ठीक है। 4 वरिष्ठ प्राचार्य, ठीक है, 4 वरिष्ठ प्राचार्य जो संबद्ध कॉलेज होते हैं, एफिलेटेड कॉलेज होते हैं, उनसे लिए जाएंगे। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से सचिव, ठीक है, या फिर उनके द्वारा कोई नाम निर्दिष्ट उप सचिव, ठीक है। इसके अलावा सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग या उसके द्वारा नामजद कोई उप सचिव, ठीक है, ये सभी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसमें कुलाधिपति द्वारा नाम निर्देशित 6 व्यक्ति, जिनमें SC, ST, OBC में से एक एक व्यक्ति होगा, ठीक है। इनमें 2 महिलाएं शामिल होना जरूरी है, ठीक है। पदेन सदस्यों को छोड़कर सभी की कालावधि 3 वर्ष होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। गणपूर्ति की अगर हम बात करें तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल यानी कार्य परिषद की गणपूर्ति की बात करें तो 7 सदस्यों से होगी और स्थगन के लिए कोई गणपूर्ति आवश्यक नहीं है, ठीक है। चलिए धारा 24 देखते हैं। देखिए दोस्तों, धारा 24 की अगर बात करें हम तो कार्य परिषद की शक्तियां और कर्तव्यों का प्रावधान है और इसी में 24 क है, जिसके अंतर्गत वित्त समिति के गठन की बात की गई है और उसके कार्यों की, ठीक है। धारा 25 में विद्या परिषद का प्रावधान है, एकेडमिक काउंसिल। धारा 26 में विद्या परिषद की शक्तियां और उसके कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। धारा 27 में संकायों की बात की गई है, जिसमें कला, विज्ञान, विधि, शिक्षा, इंजीनियरिंग, मेडिसिन और अन्य जो भी परिनियमों से बनाए जाएंगे वो सभी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए धारा 28 की बात करें तो इसमें अध्ययन बोर्ड है, ठीक है, बोर्ड ऑफ स्टडीज। 29 नंबर में अध्ययन बोर्ड की शक्तियां और उनके कर्तव्यों की बात की गई है और धारा 30 में विद्या योजना तथा मूल्यांकन बोर्ड के गठन की बात की गई है। धारा 31 में गठित किए जाने वाले बोर्ड, इन सब के बारे में बात की गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे अध्याय 5, ठीक है। देखिए मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अध्याय 5 में धाराओं का क्रम 32 से 33 है, ठीक है, 32 से 33, ठीक है, 32 से 33। और अगर बात करें धारा 32 की तो इसके अंदर विश्वविद्यालय निधि के बारे में बात की गई है, यूनिवर्सिटी फंड्स की, ठीक है। यानी विश्वविद्यालय एक निधि स्थापित करेगा जिसे हम विश्वविद्यालय निधि कहेंगे, ठीक है। इसके अलावा विश्वविद्यालय निधि क्या क्या हो सकती हैं, जैसे केंद्र या राज्य सरकार द्वारा निगमित किसी निकाय द्वारा कोई अनुदान जो दिया जाए उसे हम निधि कहेंगे, ठीक है। ट्रस्ट, ठीक है, ट्रस्ट या फिर वसीयत या दान या विन्यास, ठीक है, तथा अन्य अनुदान यदि कोई हो उनको भी हम क्या कहेंगे, निधि कहेंगे, ठीक है। विश्वविद्यालय के द्वारा प्राप्त की गई समस्त अन्य राशियां भी इसमें शामिल होंगी। इसके अलावा समस्त स्रोतों से प्राप्त की गई विश्वविद्यालय की आय, जिसके अंतर्गत फीस तथा प्रभारों से प्राप्त आय शामिल है, ठीक है। इन सभी को हम क्या कहेंगे, फंड्स कहेंगे, यूनिवर्सिटी की निधि यानी विश्वविद्यालय की निधि कहेंगे।
तो ये धारा 32 में था। धारा 33 की अगर हम बात करें, 33 की, देखिए दोस्तों धारा 33 में यानी 33 में उद्देश्यों की बात की गई है जिनके लिए विश्वविद्यालय निधि का उपयोग किया जा सकेगा। यानी कि जो भी लोन्स यानी कि विश्वविद्यालय द्वारा उपगत किए गए ऋणों यानी लोन के प्रति संदाय के लिए, ठीक है। विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित किए गए महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, प्राध्यापन केंद्रों के अनुरक्षण के लिए, जो निवास स्थान यानी रेजिडेंस होते हैं, ठीक है, हॉस्टल्स होते हैं, उन सब के लिए यूनिवर्सिटी फंड का यूज किया जाएगा। विश्वविद्यालय निधि की संपरीक्षा के खर्च के लिए, ठीक है, किसी भी ऐसे वाद या कार्रवाइयों में व्यय के लिए जिनमें कि विश्वविद्यालय एक पार्टी हो, ठीक है, मतलब कोई कोर्ट केस हो या कोई बात हो तो उसके लिए भी ये विश्वविद्यालय निधि से ही फंड लिया जाएगा। विश्वविद्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन, ठीक है, वेतन सैलरी, ठीक है, वेतन, ठीक है, भत्ते, इन सब के लिए भी विश्वविद्यालय निधि से ही पैसा लिया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति, ठीक है, यहीं से दी जाएगी। तो ये चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे, और भी हैं। अध्याय 6 को देखते हैं। अध्याय 6 की अगर बात करें तो इसमें धाराओं का क्रम 34 से लेकर के 40, ठीक है, 34 से लेकर के 40 तक। 34 नंबर में क्या है, तो अगर हम देखें तो 34 नंबर में समन्वय समिति की बात की गई है, ठीक है। समन्वय समिति क्या है, देखिए एक समन्वय समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे। कौन कौन होंगे, कुलाधिपति महोदय होंगे यानी कि राज्यपाल, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में बताए गए विश्वविद्यालयों के कुलपति, और इसके अलावा आयुक्त उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश, ठीक है, आयुक्त प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन विधि विभाग, प्रमुख सचिव मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग, ये सभी सचिव होंगे। और इसके अलावा मध्य प्रदेश के राज्यपाल के सचिव भी इसमें शामिल होंगे, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा और भी इसमें एक दो लोग शामिल होंगे। तो इस तरह से समन्वय समिति बनाई जाएगी। अब हम धारा 35 की बात करें तो इसमें परिनियम सेट किए गए हैं। तो परिनियमों की बात करें तो इसमें क्या होगा, देखिए दोस्तों इसमें क्या है, ऐसे निकायों का गठन, शक्तियां, कर्तव्य जिन्हें समय समय पर गठित करना आवश्यक समझा जाए, ठीक है। इसके अलावा कुलपति की उपलब्धियां और उसकी सेवा के अन्य निबंधन तथा शर्तें और उसकी शक्तियां तथा कर्तव्य, कुल सचिव यानी जो रजिस्ट्रार हैं, ठीक है, एवं विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां, कर्तव्य और उनकी सेवा शर्तें, इस प्रकार की जो है ना, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं वो इसमें शामिल होंगे, ठीक है, 35 नंबर में बनाए जाएंगे। उपाधियां, जो डिग्री प्रदान करने के लिए दीक्षांत समारोह किया जाना, ये भी इसी में शामिल होगा, ठीक है। सम्मानित उपाधियों का प्रदान किया जाना, उपाधियों, उपाधि पत्रों, प्रमाण पत्रों तथा विद्या संबंधी अन्य विशिष्टताओं का प्रत्याहरण इसी में शामिल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें रजिस्ट्रीकृत स्नातकों के रजिस्टर बनाए रखा जाना, हिंदी प्रकाशन तथा अनुवादक ब्यूरो की स्थापना, ठीक है, ये सभी इसमें परिनियमों में ही शामिल होंगे। अब बात करेंगे धारा 36 की। देखिए दोस्तों अध्याय इसमें धारा 36 में परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे यह बताया गया है, ठीक है। यानी कि विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम समन्वय समिति द्वारा तैयार किए जाएंगे और समन्वय समिति इसे समय समय पर संशोधित या निरस्त कर सकेगी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। चलिए आगे देखेंगे। अगला है धारा 37 जिसको अध्यादेश की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंसेस। तो ऑर्डिनेंसेस की बात करें तो अध्यादेश जो है वो निम्नलिखित विषयों, समस्त विषयों या उनमें से किसी विषयों के लिए भी उपबंध होंगे, यानी कि महाविद्यालय, अध्यापन विभाग, प्राध्यापन केंद्र, है ना, प्रयोगशालाओं में विद्यार्थियों का प्रवेश और फीस का उद्ग्रहण, उनका नामांकन, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली उपाधियाँ, है ना, डिग्री, और विश्वविद्यालय की उपाधियों प्रमाण पत्रों तक पहुँचने वाली परीक्षाओं का संचालन, ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल होंगी। सदाचार संबंधी विभाग का किया जाना, ठीक। इसके अलावा विश्वविद्यालय के अध्यापक जिन्हें कि विश्वविद्यालय द्वारा वेतन दिया जाता है, उनके कर्तव्य, अर्हताएँ, नियुक्ति की शर्तें, ये सभी इसमें शामिल होंगे, ठीक है। कोई स्टूडेंट है उसका ट्रांसफ़र, ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें शामिल होंगी। विश्वविद्यालय द्वारा या उसकी ओर से संविदाओं या करारों के निष्पादन का ढंग,
ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें ऑर्डिनेंसेस में शामिल होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं धारा 38 की, 38 की, जिसमें कि अध्यादेश किस प्रकार बनाए जाएंगे ये बताया जाएगा। यानी कि हम बात करें तो प्रथम अध्यादेश के सिवाय समस्त अध्यादेश कार्य परिषद द्वारा बनाए जाएंगे, ठीक है। कार्य परिषद द्वारा बनाया गया अध्यादेश समन्वय समिति द्वारा उसे अनुमोदित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होगा, लागू होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है धारा 39 यानी कि अध्यादेशों के संबंध में प्रक्रिया, ठीक है। अध्यादेशों के संबंध में किस तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा वो सभी इसमें शामिल है। और धारा 40 में विनियमों में रूल्स रेगुलेशंस की बात की गई है। विश्वविद्यालय के प्राधिकारी समितियों तथा अन्य निकाय जो इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन गठित किए गए हों, ठीक है, अपने सम्मेलन में अनुपालन की जाने वाली प्रक्रिया को तथा गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या को अधिकतित करने वाले, ठीक है। तो इस प्रकार के विनियम जो है वो धारा 40 के तहत शामिल हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए साथियों, अगला है धारा अध्याय 7, ठीक है, 7 नंबर का चैप्टर है। तो 7वें चैप्टर में धाराओं का क्रम है 41 से लेकर के 46 तक, ठीक है। यहाँ मोटे मोटे तौर पे हम देखते हैं धारा 41 में छात्रों के ठहरने का स्थान, ठीक है, यानी कि हॉस्टल। तो हॉस्टल के बारे में बताया कि हॉस्टल इसमें बनाया जाएगा, ठीक है। और 42 में हॉस्टल्स कैसे होंगे, कौन कौन स्टूडेंट उसमें शामिल होगा, ये सभी इसमें आएगा, ठीक है। वार्डन्स वगैरह है ना, हॉस्टल्स जो बनाए जाएंगे उसमें वार्डन की नियुक्ति, और कार्य परिषद को यह शक्ति होगी कि वह किसी छात्र निवास की मान्यता को इस आधार पर निलंबित कर दें या प्रत्याहरण कर लें कि उसका संचालन अध्यादेशों द्वारा विहित की गई शर्तों के अनुसार नहीं किया जाता। तो इस तरह से होगा, ठीक है। इसके अलावा धारा 43 की बात करें तो 43 नंबर में 43 में विश्वविद्यालय के कोर्सेस में एडमिशन, ठीक है, कौन स्टूडेंट एडमिशन लेगा, इस तरह की बातें इसमें शामिल हैं। धारा 44 की अगर बात करें तो इसमें देखिए परीक्षकों और परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति के संबंध में बात की गई है, ठीक है। कौन कौन जो टीचर होंगे वो परीक्षक बनाए जाएंगे और किसे परीक्षा नियंत्रक बनाया जाएगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति के संबंध में सेवा शर्तें वगैरह जो भी होती हैं वो सब बताया गया है। धारा 45 में महाविद्यालयों का निरीक्षण एवं प्रतिवेदन, यानी कि जो कॉलेजेस होते हैं उनका इंस्पेक्शन और उसका रिपोर्ट, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आएगा। धारा 46 में अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रीकृत स्नातक, ठीक है, जो भी जो ग्रेजुएट्स होंगे वो, तो वो उनके बारे में इसमें बताई गई है, ठीक है। यानी भारत में विधि द्वारा नियमित किसी अन्य विश्वविद्यालय का कोई स्नातक जिसे स्नातक हुए कम से कम 3 वर्ष हो गए हों और जो विश्वविद्यालय की प्रादेशिक अधिकारिता के भीतर निवास कर रहा हो, तो इस तरह से बताया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम अध्याय 8। यहाँ प्रश्नों की बात करें तो प्रश्न ऐसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि अध्याय 8 के धारा 47 में क्या है। तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कि धारा 47 में वार्षिक प्रतिवेदन संबंधी प्रावधान है, यानी कि एनुअल रिपोर्ट्स। धारा 48 में क्या है, लेखा परीक्षण है, ठीक है, अकाउंट्स का ऑडिटिंग, ये इसके अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अगर हम वार्षिक रिपोर्ट की बात करें तो दोस्तों देखिए, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट कार्य परिषद के निर्देश के अधीन तैयार की जाएगी और सभा को यानी कि यूनिवर्सिटी की कोर्ट को ऐसी तारीख को या उसके पूर्व भेजी जाएगी जो कि परिनियमों द्वारा विहित की जाए, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि अब होगा क्या कि सभा द्वारा अपने वार्षिक सम्मेलन में इस पर विचार किया जाएगा और सभा उस पर संकल्प पारित कर सकेगी और उसे कार्य परिषद को संसूचित कर सकेगी। उसके बाद विश्वविद्यालय वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति राज्य सरकार को भेजेगी और राज्य सरकार उसे यथाशीघ्र अपने राज्य विधानसभा के पटल पर रखवाएगी। ये है एनुअल रिपोर्ट का काम। और अकाउंट्स की ऑडिटिंग की बात करें तो देखिए दोस्तों, अकाउंट्स की ऑडिटिंग देखिए, विश्वविद्यालय के लेखाओं की संपरीक्षा राज्य के स्थानीय निधि लेखा परीक्षक द्वारा प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार ऐसे अंतरालों पर की जाएगी जो 15 महीनों से अधिक के न हो।
तो ये लेखा परीक्षण से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए, तो हमने इस वीडियो में मध्य प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम से संबंधित अध्याय 4 से लेकर के अध्याय 8 तक रिवीजन किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, पसंद आया है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप चैनल पर नए हैं, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।